जैसा कि आज का विषय है मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979। यद्यपि जो अधिनियम का नाम है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, विच्छिन्नता नाम आ जाने से ये अपने आप में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट को अलग कर देता है। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक होगा इस विच्छिन्नता को ही इंटरेस्टिंग बना देना कि अब जैसा कि नाम है मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम का जो टाइटल है इसी पे ही इसका सारा कुछ मूल छिपा हुआ है। एक तो मैं ओवरव्यू पहले बताना चाहता हूं कि ये पूरा जो है एक कहानी नुमा आपके सामने मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। फिर इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से जो सेक्शन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है और किस क्रम में इनको आना चाहिए और इनकी क्या उपयोगिता है, तो ये आपको बड़ा सहज लगेगा। आमतौर पर ये इतना प्रैक्टिसिंग एक्ट नहीं है आम जनता के लिए। कुछ दिनों से इसका बहुत बड़ा प्रैक्टिस जो है हम लोगों को देखने को आ रहा है, जब से कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ है तब से। नहीं तो इसका उपयोग जो है आमतौर पर हम लोग केवल इतना जानते थे कि जब जूनियर डॉक्टर हड़ताल करे तभी इसका उपयोग हो पाता था। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें हमें क्या जानना चाहिए कि अत्यावश्यक सेवा क्या है। ये अधिनियम में बताया गया है कि अत्यावश्यक सेवा क्या है। तो अत्यावश्यक सेवा के लिए उसने जो धारा 3 का मैं बताया है ए में, उसके लिए उसने कह दिया कि यदि अत्यावश्यक सेवा के बारे में आपको जानना है तो आप इसका शेड्यूल जानिए। अनुसूची में जितनी भी अत्यावश्यक सेवाएं हैं वो वर्णित हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर जो हमारे पढ़ने का जो पैटर्न है वो हम एक्ट में शेड्यूल को छोड़ देते हैं, जितने सेक्शन है या जो अन्य चीजें उसको हम पढ़ लेते हैं और फिर मानते हैं कि हमारा एक्ट पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। एक्ट में जो भी शेड्यूल है या जो उसके प्रारूप हैं, जो पार्ट है, उन सारी चीजों को हमको पढ़ना चाहिए ताकि उससे हमको ये पता चल जाता है कि इसका पूरा कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो है आपके समझ में आता है। तो सबसे पहले अत्यावश्यक सेवा क्या है, फिर उस सेवा का अत्यावश्यक सेवा का संधारण अर्थात मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आवश्यक है। तो मेंटेनेंस करने की ड्यूटी किसकी है, उस जो एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उसकी मेंटेनेंस की जो सर्विस है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। अब ये जो विच्छिन्नता शब्द है कि इसमें लिखा हुआ है विच्छिन्नता का निवारण भी करना है। इस अधिनियम का जो ऑब्जेक्ट है वो विच्छिन्नता का निवारण है। तो मैं सहज शब्दों में विच्छिन्नता को डिफाइन करना चाहूंगा कि विच्छिन्नता को यदि आप समझे तो आप बाधा समझ सकते हैं, आप उसको भंग समझ सकते हैं, या अस्त व्यस्त एक तरीके से इस। तो इसेंशियल सर्विस में यदि कोई बाधा डालता है, यदि कोई इसको भंग करना चाहता है या उसको कोई अस्त व्यस्त करना चाहता है, तो एक अकेला जो बाधा आप कहते हैं, तो बाधा यदि शब्द लिखा जाता तो विच्छिन्नता की पूर्णता नहीं होती इस अधिनियम की। इसमें बाधा भी शामिल है, इसमें भंग भी शामिल है, इसमें अस्त व्यस्त भी शामिल है। तो जब तीनों शब्दों को एक साथ आप समायोजित करते हैं तो कॉन्सोलिडेटेड जो एप्रोप्रिएट वर्ड आता है उसके लिए विच्छिन्नता शब्द का प्रयोग किया जाता है कि एसेंशियल सर्विस में कोई बाधा नहीं डाल सकता है, एसेंशियल सर्विस को कोई भंग नहीं कर सकता है, एसेंशियल सर्विस को कोई अस्त व्यस्त नहीं कर सकता है। ये तीन कंटेंट्स हैं, आप विच्छिन्नता के अंतर्गत इसको जानिए। अब सबसे पहली बात है कि अति आवश्यक सेवाओं के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस अधिनियम का जो ओरिजिन माना जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्मा एक्ट माना जाता है, इसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1968 में बना हुआ था। उसके जो कंटेंट्स थे उसी कंटेंट्स को आगे ध्यान रखते हुए जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने 1979 में इस अधिनियम को बनाया। जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मैंने बता दिया कि जो अति आवश्यक सेवा है उनका मेंटेनेंस किया जाना चाहिए, मीन्स मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल सर्विसेज। और दूसरा जो है कि यदि कोई व्यक्ति उस इसेंशियल सर्विसेज के मेंटेनेंस में डिस्टरबेंस पैदा करता है,
डिसरप्शन, जिसका जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो डिसरप्शन है, माने उसमें बाधा भी शामिल है, डिस्टर्बेंस भी शामिल है, उसमें ब्रीच भी शामिल है, उसको जो है अस्त व्यस्त करना भी वो भी शामिल है, उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड प्रयोग किया गया डिसरप्शन। अब ये विच्छिन्नता, यदि एसेंशियल सर्विसेज में कोई विच्छिन्नता कारित करता है तो कॉन्सिक्वेंस क्या भोगने पड़ेंगे उस व्यक्ति के लिए, वो पेनाल्टी का प्रोविजन इस एक्ट में दिया गया है। जो कोई भी अति आवश्यक सेवाओं में बाधा पैदा करेगा, अति आवश्यक सेवाओं को भंग करेगा, अति आवश्यक सेवाओं को अस्त व्यस्त करेगा, तो वह व्यक्ति पेनाल्टी भुगतने के लिए तैयार रहे। तो इसका मतलब यह है कि हाउ टू मेंटेन इट प्रॉपर, इसको मेंटेन कैसे बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, इसके प्रोविजंस हैं। और यदि मेंटेन कोई नहीं कर रहा है, उसमें बाधा पैदा करता है, उसमें जो है अस्त व्यस्त उसको करता है, तो उसको पेनाल्टी कॉन्सिक्वेंस भोगने पड़ेंगे, ये उसका प्रोविजन है। अब दूसरी बात ये है कि ये एसेंशियल सर्विसेज कौन सी है, इसके लिए आपको धारा 3 का उपधारा 1 जो अनुसूची में दी हुई है वो लंबी है, जिसमें से एक वर्ग दिया है ए, दूसरा वर्ग दिया है डबल ए, तीसरा वर्ग दिया है बी, सी और डी। ये आप ध्यान रखिए, माने इस अधिनियम को पढ़ने की शुरुआत ही आपको शेड्यूल से करनी चाहिए, जो आपको सहज बना देगी। तो जिनके पास भी, हमारे साथियों के पास वेयर एक्ट है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने जो वेयर एक्ट है उसको जो है देखें। तो उसमें जो है एक ए पार्ट आता है कि जो सेक्शन 3 का ए है, जिसके आधार पर ये शेड्यूल बना हुआ है, उसके आधार पर मैंने एक शॉर्टकट मेथड निकाला है जिसको बोला जाता है, जिसको हमने कहा STEOM। ये ध्यान रखिएगा, S, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद M। S का मतलब होता है साइंटिफिक, फिर T का मतलब होता है टेक्निकल, फिर E का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, O का मतलब होता है ऑपरेटिव और M का मतलब होता है मिनिस्ट्रियल। तो बेसिकली जो है, जो कोई भी पर्सनल, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इस एक्ट में दो चीजों का प्रयोग हो रहा है। एक तो स्टेट का प्रयोग हो रहा है, दूसरा पर्सनल का प्रयोग हो रहा है, तीसरा पर्सन का प्रयोग हो रहा है। कहीं पर पर्सनल शब्द आएगा, कहीं पर पर्सन आएगा। तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड पर्सन। तो ये जो पर्सनल है, जो कार्मिक है, जो कि इन विभागों से कंसर्न है, जो कि वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, ऑपरेटिव, जिसको एग्जीक्यूशन कह सकते हैं या प्रवृत्ति आप कह सकते हैं, अनुसचिव जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं। अब उसमें से सबसे प्रमुख जो है 5 कैटेगरी रखी गई जो एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती है। सबसे पहले क्योंकि आपको पता है कि जो लॉ है और जो लॉ होना चाहिए, इसमें हमेशा व्हाट लॉ इज एंड व्हाट आर टू बी, लॉ क्या है और क्या होना चाहिए में गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो पहली बार जब मध्य प्रदेश की सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज को जोड़ा, तो उसमें 5 कैटेगरी रखी, डिपार्टमेंट्स को रखा, और उस 5 डिपार्टमेंट्स में जो आते थे वो साइंटिफिक नेचर के, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव और मिनिस्ट्रियल। तो उसमें उसने टॉप पर रखा किसी डिपार्टमेंट को, तो वो था इलेक्ट्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी को उसने टॉप प्रायोरिटी पर रखा। और इलेक्ट्रिसिटी का आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। अति आवश्यक सेवा में यदि पहली सेवा प्रारंभ है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उसको रखा गया है। तो आप कल्पना कीजिए कि क्या बिना बिजली के आज कुछ संभव है? तो बिजली का चाहे जनरेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है और एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, ये जो पब्लिक एंड स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट है और इससे रिलेटेड इसका वर्कशॉप है। आप ये रखिए कि जीने के लिए बिजली की आवश्यकता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये मोटर व्हीकल्स की आवश्यकता है। आप ये ध्यान रखिए कि क्यों रखा गया है। यदि किसी अति आवश्यक सेवा में, जब आप पढ़ेंगे आगे, जब मैं आपको
फूड ग्रेन्स बताऊंगा, खाद्यान्न बताऊंगा, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर होगा, कैसे के होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे के जा पाएंगे। तो इसके लिए जो है मोटर्स का भी उपयोग किया जाता है, मोटर व्हीकल का उपयोग किया। यदि मोटर व्हीकल खराब हो जाए तो उनके लिए आप उसको सुधरवाने के लिए कहाँ पर तैयार करेंगे। तो ये इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों को भी आप जो है इसेंशियल सर्विसेज में रखते हैं। फिर दूसरा PHE डिपार्टमेंट है, जिसको आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। यदि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पानी वाटर की सप्लाई बंद कर दे तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा, ठीक है ना। तो बिजली, पानी, ये जो है इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आई और टॉप इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत इनको रखा जाता है। फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सफाई कर्मचारी, यदि मान लीजिए वो ना आए कुछ दिनों के लिए तो क्या स्थिति होगी, ठीक है ना। तो इससे जुड़ी, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल्स हो, नोटिफाइड एरियाज हो, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये भी इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। अब ये मान लीजिए जो इसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट है ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दें और इनके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो हड़ताल पर चले जाएं, तो आप क्या कर लेंगे। पब्लिक तो अस्त व्यस्त हो जाएगी ना, त्राही त्राही मच जाएगी। तो इसी इसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कि कोई जो है इसका बहाना ना बना ले या कोई हड़ताल पर ना चलाया जाए, हड़ताल के कारण जो परिणाम सोसाइटी को भोगने पड़ेंगे, उसके कारण सरकार ने ये कहा कि यदि ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो हम धारा 4 के अंतर्गत वो जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उसको कंपलसरी करने के लिए धारा 4 की उपधारा 1 के प्रावधान का उपयोग करेंगे और उस धारा के अंतर्गत जिस दिनांक को हम नोटिफाई करेंगे डेट, उस दिनांक से 3 माह तक जो है ये अधिनियम की जो प्रोविजंस हैं वो लागू होता है। कि माने आप इनकार नहीं कर सकते हैं उस सेवा से। अब सेवा से इनकार करने में 2 प्रकार की चीजें आती हैं। पहला तो ये कहता है कि भाई हम रेगुलर जो है एम्प्लॉयमेंट में है तो उसके लिए सरकार के डिसिप्लिनरी रूल्स बने हैं, सर्विसेज कंडक्ट रूल्स बने हैं, उस पर कुछ काम वो कर देगी। लेकिन कुछ इसका बहाना बना लेते हैं कि भाई हम तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, हम तो कंटेंजेंसी बेसिस पर हैं, आई एम नॉट फुल टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूँ, मैं कंटेंजेंसी बेस्ड एम्प्लॉय हूँ, मैं वर्क चार्ज पर आधारित हूँ। तो इसका बहाना लेकर के वो भागने लगते हैं। सरकार ने कहा नहीं, इसेंशियल सर्विसेज में हम उनको जो है साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव, मिनिस्टीरियल्स को तो शामिल ही करेंगे, वो पर्सनल्स तो शामिल है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी शामिल कर रहा हूँ जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है या जो कि वर्क चार्ज एम्प्लॉयमेंट में है या जो कंटेंजेंसी एम्प्लॉयमेंट में है। और एक जो बहुत बड़ी बेहतरीन चीज उसने दी, मतलब गवर्नमेंट ने दी, कि इसके बाद भी कोई यदि बच निकलता है, भाई कहते हैं कि ठीक है हम तो इस श्रेणी के नहीं है, हम इस श्रेणी, ये तो आपने बता दी नहीं कि ये श्रेणियां हैं, लेकिन यदि इसके बाद भी कोई एक श्रेणी बचती है तो सरकार ने उसमें 5वीं चीज जोड़ दी कि आप किसी भी नाम में जाते हो, यदि आप जो है मॉनेटरी बेनिफिट यदि गेन करते हैं गवर्नमेंट से, तो आपकी सर्विसेज को हम इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत ले सकते हैं। तो जो भी बचा रह गया था उसने कह दिया आपका कुछ भी नाम हो, ठीक है ना, ये चीज हो गई। फिर दूसरी चीज आती है कि रिलेटेड यही है, कौन, जो ए में दिया हुआ है जिसको आप का बोलते हैं, उसमें ये दिया हुआ है कि नंबर 1 साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव, मिनिस्टीरियल जो पर्सनल हैं, यदि वो इन चीजों से जुड़े हुए हैं, उसके बाद
जब लगा कि सरकार केवल ऊपर वाले से काम नहीं चलेगा, तो दूसरी चीज भी जुड़ी उसमें कि इनको भी कि भाई यदि इमरजेंट सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे सपोज कीजिए कि कोरोना के टाइम में हर चीजें बंद हो चुकी थी। आप यदि इस अधिनियम को अच्छे तरीके से महसूस करना चाहते हैं तो कोरोना के टाइम में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर आप विचार कीजिए। डॉक्टर भाग रहे थे, जो नौकरी वाले करने वाले लोग भाग रहे थे कि नहीं 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 मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो, तो उस सब को रोक के लिए इस अधिनियम का प्रयोग किया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत आप विद्युत सेवाएं, आप देखिए कि किन किन सेवाओं में छूट थी कि ये लोग जो है लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे, माने ये जाकर के सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी, क्लॉज लिखा हुआ था कि जो इसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड व्यक्ति हैं वो घर में कैद नहीं रह सकते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसेंशियल सर्विसेज है, और इसेंशियल सर्विसेज वो है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, वो जीवन के लिए बहुत फंडामेंटल है, मौलिक है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज ये आती है कि इसमें यदि लॉकडाउन लगेगा, यदि इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट आएगी और सरकार को ये चीजें लगाने की स्थिति आ गई, आप प्रचलन में आप क्या कहते हैं कि हम सब इसको बोलते हैं एस्मा। आप ये जानिए एस्मा नहीं है, ये भ्रम आप दिमाग से टाल दीजिए। एस्मा जो है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो 1968 में बना था, और हम प्रचलन में क्या कह देते हैं एस्मा। ये एस्मा नहीं है भाई, एस्मा आप किस तरीके से आप इसको कह सकते हैं? इसका नाम जो है अधिनियम में कि मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4(1) के तहत ये ऑर्डर निकलेगा। ठीक है ना। फिर दूसरा, उचित मूल्य की दुकान। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो कारोबारी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, ये जो है सामग्रियों का संचय कर लेते हैं, रेट्स बहुत हाई होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में उचित मूल्य की दुकान वो इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आएगी, उसको बंद नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा, आपने देखा कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस समय कोरोना के टाइम में गाइडलाइन निकाल रहे थे तो उसमें कुछ चीजों को वो छूट दे रहे, जैसे कि दूध से जुड़ी हुई, चाहे जहाँ दूध का मतलब वितरण होता हो, उत्पादन करने वाले जो चीजें हैं, उससे दूध से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, मैं सहज भाषा में उसको बताना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा आप टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे तो आप परेशान हो जाए। कुल मिलाकर के दूध जिससे निकलता, माने चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ी चीजें हो तो दूध हो गया, अंडा हो गया, माने पोल्ट्री चीजें जो हो गई वो भी उसमें जुड़ी हुई हैं। तो दुग्ध उत्पादन से और अंडा उत्पादन वाली जो चीजें हैं, माने पोल्ट्री जो है, कुक्कुट पालन, वो भी इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, मतलब कि आपको प्लांटेशन करना है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, ये चीजें भी इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यदि वृक्ष नहीं लगाए जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाने से जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए एसेंशियल है कि आप प्लांटेशन कीजिए, आप फॉरेस्टेशन कीजिए, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कीजिए, है ना। ये चीजें जो है एसेंशियल सर्विसेज में जो शेड्यूल है आपका 3A के तहत, अंडर सेक्शन 3A, इसमें वो भी चीजें दी हुई। नेक्स्ट क्या है, ये तो चीजें ठीक हो गई, लेकिन यदि सरकार के कामकाज नहीं चलेंगे, यदि एकदम से कह दिया कि नहीं, जो मिनिस्ट्रियल वर्क है, सचिवालय है, जो ऑफिसेज हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी तो हाहाकार मच जाएगा ना। इसलिए मध्य प्रदेश सचिवालय सेवा के भर्ती नियम 1976 द्वारा शासित मध्य प्रदेश सचिवालय सेवाओं को भी एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक। फिर दूसरा, विधानसभा के सचिवालय, यदि इनको बंद कर दिया जाएगा तो फिर पूरा काम ही रुक जाएगा ना। इसलिए जो अति आवश्यक जैसे श्रेणी आती गई उसका श्रेणीकरण करते गए और उनको जो है 3A में शेड्यूल में हम मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्थान देती गई। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण हो गया। फिर लगा कि चलिए ये तो चीजें हो गई, इन चीजों को, बिजली आ गया,
पानी आ गया, लोक स्वास्थ्य आ गया, भोजन आ गया, माने खाद्यान्न से चीजें जुड़ी हो गई, दूध आ गया, कुक्कुट पालन आ गया, वृक्षारोपण आ गया, सचिवालय सेवाएं आ गई। तो अब स्टूडेंट एजुकेशन भी मस्ट है ना, छात्रों की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है। जब वो पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के बाद उनकी परीक्षाओं का संचालन भी किया जाएगा। इसलिए परीक्षा के संचालन के लिए भी उसने 3 श्रेणियों को जो है अति आवश्यक श्रेणी पे रखा, और जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विश्वविद्यालय और व्यावसायिक परीक्षा मंडल, इन 3 चीजों को भी उसने अति आवश्यक सेवा में रखा। कहाँ? मध्य प्रदेश जो है अति आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत। अब यदि मान लीजिए कि कह दे कि क्या पीएससी आती है इसमें, पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो शेड्यूल में पीएससी शब्द नहीं लिखा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, ऑल यूनिवर्सिटीज स्टेट की। अब ऑल यूनिवर्सिटीज कह दे तो क्या आपका ये उत्तर टिक होना चाहिए? नहीं, स्टेट की ऑल यूनिवर्सिटी। और जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है वो। फिर परीक्षाओं के संचालन में कौन कौन सी चीज आती है? तो परीक्षाओं के संचालन में चाहे आप इन्विजिलेशन करें, चाहे सुपरविजन करें, चाहे आप प्रश्न पत्रों को, क्वेश्चन पेपर्स को बनाएं, चाहे जो क्वेश्चन पेपर बने उनका मॉडरेशन करें, चाहे आप आंसर शीट का मूल्यांकन करें, और इससे परीक्षाओं से जुड़े हुए अन्य क्रियाकलाप। इसलिए आपने देखा होगा जिन्होंने गौर से कोरोना काल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या होम मिनिस्ट्री का या सामान्य प्रशासन विभाग का इस संबंध में कोई आदेश पढ़ा होगा, तो उसमें परीक्षा कार्य संचालन मुक्त था। ऐसे लोग लॉकडाउन से मुक्त थे और वो अपने कार्य के लिए जा सकते थे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है कि निर्वाचन। आपने देखा कि कोरोना काल में कुछ निर्वाचन हुए या कुछ निर्वाचन नहीं हुए। जैसे कि आपने देखा कि सांसदों से जुड़े हुए जो निर्वाचन हैं वो हो गए, विधायकों से जुड़े हुए जो निर्वाचन हैं वो हो गए, लेकिन बच गया क्या? नगर निगम का चुनाव और पंचायत का चुनाव। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो शेड्यूल दिया हुआ है, अनुसूची दी हुई है, उसमें जो है संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन शब्द जुड़ा हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती होगी। और यही बाधा पैदा कर रही थी, जिसके कारण जो है परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी कि नगर निगम चुनाव के बारे में हम आगे जाएं या पंचायत चुनाव के बारे में आगे जाएं कि नहीं जाएं। तो जो शेड्यूल में है वो संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के संचालन के लिए जो नियुक्त व्यक्ति हैं। बार बार सब लोग कहते हैं कि सरकार को चुनाव कराने तो बड़ा टाइम है, ये एसेंशियल वर्क है भाई, ये किया जाएगा, ठीक है ना। पंचायत का फुर्सत नहीं है, ये नहीं भाई, पंचायत तो एसेंशियल सूची में अभी उसके इलेक्शन नहीं है, तो किस तरीके से एसेंशियल सर्विसेज में आप डाल देंगे ना। तो जितना डाला हुआ है अपने को उतना पढ़ना है, अपने को लेजिस्लेचर की भूमिका नहीं अदा करनी है ना, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाना है। केवल परीक्षा की दृष्टि से आपको ये समझना है कि जो लिखा है उसको आप अच्छे से समझ जाएं और इसका कहाँ कहाँ पर प्रोविजन है वो। दूसरा मतलब लास्ट जो है डी में जो दिया हुआ है कि यदि अर्थक्वेक आता है या कोई नेचुरल क्लाइमेटिस आती है, भूकंप आता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें आपको जो है इनके संबंध में आपको रिहेबिलिटेशन की या कैजुअल रिलीफ की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि एसेंशियल सर्विसेज क्या है, ठीक है ना। तो एसेंशियल सर्विसेज को 3A में केवल इतना बताया गया है कि उसके लिए आप शेड्यूल देखें, ऐसा लिखा नहीं कि शेड्यूल देखें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसमें यह कहता है कि अनुसूची में वर्णित की गई कोई सेवा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? शेड्यूल देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब कहता है जो बी है कि रिफ्यूजल टू वर्क, जो अति आवश्यक सेवा दी हुई है उसके संबंध में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति इनकार कर रहा है तभी ना ये लगाना पड़ रहा है कि एसेंशियल सर्विसेज को हम नहीं करेंगे और सरकार कहती है कि आपको करना पड़ेगा, तो करवाने के लिए वो कहता हम नहीं करेंगे,
तो वो इनकार, रिफ्यूजल टू वर्क जो है वो क्या है, उसके लिए इसमें डिफाइन किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि परिच्छेद धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहली बात, धारा 5 में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते हैं? पर्सनल जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, और उसमें जितने भी प्रकार की चीजें हुई हैं, जिसमें जो है इंक्लूड्स में लिखा हुआ है कि चाहे आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, चाहे आप पार्ट टाइम हो, चाहे आप टेम्परेरी हो, चाहे आप वर्क चार्ज एम्प्लॉयड हो, चाहे आप कंटेंजेंसी फंड के एम्प्लॉयड हो, चाहे आप जो है मॉनेटरी लाभ किसी भी हैसियत में किसी भी नाम से सरकार से लेते हैं, तो आप उसके श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो धारा 5 में लिखा हुआ है कि ये आपको काम नहीं करना है और ये उतारू है कि हम ये काम न करें, ठीक है ना। तो उसको जो है रिफ्यूजल टू वर्क में आपको धारा 5 को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं जिसको ना करने के लिए रिफ्यूज कर रहा है ये जो है एम्प्लॉय है, जो कंसर्न पर्सन है वो पर्सनल, ठीक है ना। तो अब आप ये समझ गए हैं कि अति आवश्यक सेवा क्या है, अति आवश्यक सेवाओं के लिए जो है सरकार क्या कर सकती है। तो अब इसको आप देखिए, सबसे पहले बात है कि सरकार जो, आप संक्षिप्त नाम इसका जान ही रहे हैं, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कोई बताने की मुझे जरूरत नहीं। दूसरा, ये इसका विस्तार क्या है ये सब आप जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, ये भी बताने की कोई जरूरत नहीं। इसका प्रारंभ क्या है, हाँ ये एक पॉइंट है और इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ये है कि आमतौर पर जिस दिन मतलब चाहे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बने तो कुछ डेट तय होती है कि फला डेट से वो इन्फोर्स होगा, या गवर्नर स्टेट लेवल पर उनके हस्ताक्षर हो जाए तो ये होता है कि उस तारीख को से इन्फोर्स होगा। लेकिन एट वंस, इसमें शब्द लिखा है एट वंस, ये तत्काल, जैसे ही गवर्नर के सिग्नेचर हुए वैसे ही ये लागू हो गया। तो इसमें से एट वंस शब्द के लिए आपको जानना चाहिए कि गवर्नर के सिग्नेचर जो है इस अधिनियम के संबंध में 17 अप्रैल 1979 को हुए और इसी दिनांक से एट वंस में इन्फोर्स हो गया। ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। यद्यपि आप सब जानते हैं, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, जहां बताने की जरूरत होगी मैं खुद वहां पर रुकूंगा। फिर सबसे पहली बात यह है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये अधिनियम लागू मतलब का लागू होना किस पे लागू होगा, मैंने उसको बताया आपके लिए कि उसके लिए आप STEOM ये जान पाइए। S फॉर साइंटिफिक, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एग्जीक्यूटिव, O फॉर ऑपरेटिव, M फॉर मिनिस्टीरियल। ये आपको मिल ही जाएंगे और इसमें आप फटाफट लगा दीजिएगा। कॉम्बिनेशन क्या पूछ सकता है, कुछ इनमें से हाल हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये चीजें होती हैं। तो आप दूसरा, इसमें इंक्लूड कौन कौन से हैं, सेक्शन 2 में ही आता है इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्ट वाले, नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाले, वर्क चार्ज, कंटेंजेंसी, या किसी भी नाम से जाने जाते हों जो वित्तीय रूप से लाभ लेते हों राज्य सरकार से, वो व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब जो परिभाषा खंड है, परिभाषा खंड में इंपॉर्टेंट ये है कि अति आवश्यक सेवा क्या है और इनकार करने का क्या मतलब है। तो अति आवश्यक सेवा के लिए लिखा हुआ 3A में देखें, अर्थात शेड्यूल को देखिए। तो शेड्यूल से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ये ध्यान रखिए, उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। शेड्यूल से ही, इसलिए कि सबको पता है एग्जामिनेशन का जो पेपर का सेटर होता है वो पता होता है कि 11 धारा चार्ट लिया है आपने, लेकिन उसको कमजोरी पता होती है। आप ये ध्यान रखिए, एग्जामिनर का ऑब्जेक्ट होता है कि सामने वाले ने कहाँ भी पढ़ा है। तो शेड्यूल आपने छोड़ दिया है तो शेड्यूल से कुक्कुट वाला उठाएगा और आप कर देंगे, ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो आप शेड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़िए, तो उसमें आपको इसेंशियल सर्विसेज मिल जाएंगी। फिर रिफ्यूजल टू वर्क क्या है, वो बी में दिया हुआ है, लेकिन रिफ्यूजल टू वर्क के लिए आपको सेक्शन 5 देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सेक्शन 5 आप देखेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेक्शन 4 और 5 इसके बड़े महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 क्या कहता है कि पावर टू प्रोहिबिट रिफ्यूजल टू वर्किंग सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज। ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं
उसको कोई ना करने के लिए कह रहा है कि हम नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, इस सेक्शन के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि आप इस सेवा को अति आवश्यक सेवा घोषित कर दीजिए, और अति आवश्यक सेवा आप जब करेंगे तो फिर वो उसको इनकार नहीं कर पाएगा। रिफ्यूजल को रोकने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, और स्टेट गवर्नमेंट इस संबंध में कोई जो आदेश निकालेगा, वो जो आदेश निकालेगी वो धारा 4 की उपधारा 1 के तहत निकालेगी। ठीक है ना। अब ये प्रश्न उठता है कि सपोज कीजिए आज दिनांक को स्टेट गवर्नमेंट ने धारा 4 की उपधारा 1 का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम को के तहत कुछ सेवाओं को अति आवश्यक सेवा के श्रेणी पर रख दिया कि आप जा नहीं सकते हो, आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हड़ताल कर रहे हैं, कोई नुकसान कर रहे हैं, कोई कुछ चीजें कर रहे हैं, तो इन चीजों को रोकने के लिए उसने ऐसा घोषित कर दिया। तो अब इसमें इस धारा में 3 चीजें महत्वपूर्ण पूछी जाएंगी, आपको मैं बता दूं। पहला तो ये कि यदि कोई जो एम्प्लॉय है उसका प्रकार कुछ भी प्रकार का है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें से राज्य सरकार को यह शक्ति है वो धारा 4 की उपधारा 1 का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करे। तो पहला प्रश्न ये होता है, आदेश जारी कर दिया, अब उस आदेश की जो का टेन्योर है, उसकी लाइफ स्पान है, वो लिमिट है, वो कितने दिन की है। जिस दिनांक को सरकार ने वो आदेश जारी किया उस दिनांक से 3 माह, ठीक है ना, 3 माह तक वो आदेश रहेगा। अब ग्राउंड क्या होगा? सबसे पहली बात ये कि आदेश तो आप निकाले दे रहे हैं, ग्राउंड क्या होगा आदेश निकालने का? ये अति आवश्यक सेवा घोषित की जा सकती है, रिफ्यूजल टू वर्क नहीं किया जा सकता है। उसके लिए पहला है पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना, लोक व्यवस्था और लोकहित, ये जो 2 ग्राउंड है ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब प्रश्न उठता है कि धारा 4 की उपधारा 1 का प्रयोग करते हुए जो राज्य की सरकार है उसने लोकहित में और लोक व्यवस्था के लिए ये आदेश जारी कर दिया है। तो आदेश का प्रकार क्या हो सकता है? वो सामान्य विशेष आदेश। आदेश कैसा होगा? सामान्य आदेश हो सकता है या विशेष आदेश हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 की जब हम चर्चा करते हैं तो वो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन एसेंशियल सर्विसेज। वो धारा 5 के जितने भी कंटेंट्स हैं, वो जितने भी कर्मचारी हैं, वह किसी भी फॉर्म में किसी भी रूप में हो, उनको ये कहता है कि ये जो धारा 5 में चीजें दी हुई हैं, इसमें से आप ये कोई काम नहीं करेंगे। आप अभी आगे मैं धारा 5 पे आऊंगा, क्योंकि धारा 5 ही हर चीज का इस अधिनियम का कोर पार्ट है, आप ध्यान रखिएगा। तो उसको मुझे आपसे डिटेल जो है चर्चा करनी पड़ेगी। तो अब क्या हो गया कि धारा 5 के तहत आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। लेकिन यदि धारा 5 में जो चीजें लिखी हुई हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, और सामने वाला कर दिया तो क्या कर लोगे? सामने वाला कर दिया तो क्या करोगे? तब वहां पर पेनाल्टी के प्रोविजन। यदि आप जो चीज प्रोहिबिटेड है उस चीज को आप करोगे तो कंसिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे आपको, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा? पेनाल्टी, जिसको सेक्शन 7 पे दिया हुआ है। और सेक्शन 7 के बाद सेक्शन 8 में भी देयर इज 2 टाइप ऑफ पेनाल्टीज। आप ये ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम में जब पेनाल्टी का प्रोविजन आएगा तो धारा 7 पढ़नी है आपको, धारा 8 पढ़नी है, ठीक है ना। तो धारा 7 में तो स्पेसिफिक एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि यदि ऐसा होगा तो ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है। लेकिन धारा 8 में ये नहीं लिखा हुआ है कि क्या, उसमें लिखा है डीम्ड टू बी। ये माना जाएगा कि आपने धारा 5 में जो उल्लंघन किया है उस श्रेणी का जो प्रावधान है वो आपने किया है। तो फिर बैक में जाना जाएगा, तो 8 से यदि घुमाएगा तो 8 को 7 के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना।
सेक्शन 8 रीड विद सेक्शन 7। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो ये लिखा हुआ है कि 6 माह की जो है 6 माह तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 500 अथवा 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, अथवा दोनों हो सकता है ना। इसको भी हम आगे डिटेल पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि अभी यहाँ पर कर देंगे तो थोड़ा सा अस्पष्ट हो जाएगा, आप फंसेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि धारा 6। धारा 6 क्यों बनाई गई? धारा 6 का जुरिडिक्शन किसको है? धारा 6 में होगा क्या? तो आप देखिए कि नो पर्सन इज एबव द लॉ। आप ये जानते हैं कि कोई व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है, और जो चाहे सरकार हो चाहे जो भी हो। तो कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है कि धारा 4 की उपधारा 1 के तहत जो आदेश गवर्नमेंट दे रही है, हो सकता है वो आर्बिट्रेरी हो, मनमाना हो। तो यदि उस आदेश को चुनौती देना है किसी व्यक्ति को, तो वो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए लिखा हुआ है कि आदेश जो धारा 4 की उपधारा 1 के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, उसकी वैलिडिटी जो चैलेंज होगी वो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने होगी। ध्यान रखिए, दिस इज सिविल नेचर, ठीक है ना। यहाँ पर सूट एंड प्रोसीडिंग शब्द लिखा है। क्या लिखा हुआ है? वाद और कार्यवाहियां। तो वाद और कार्यवाहियां लिखी हैं, इसलिए जुडिक्शन किसके पास है? जिला न्यायाधीश को दिया है। तो धारा 6 का जो जुडिक्शन है, एप्रोप्रिएट जो फोरम है जहां पर जो है वो जा सकता है एग्रीव्ड पर्सन, वो है डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन उसके सबऑर्डिनेट के कोर्ट पे नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा। तो धारा 6 क्यों बनाई गई? धारा 6 में डिस्ट्रिक्ट जज का क्यों प्रोविजन है? आप ये जानिए कि जब धारा 4 की उपधारा 1 के तहत स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा आर्डर जो है जारी कर देती है, तो उसको चुनौती देने के लिए वेदर इट इज वैलिड और नॉट, तब आप डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट पे जाएंगे, बाद या प्रोसीडिंग वहां पे आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है पेनाल्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है सेक्शन है कि इससे क्वेश्चन आना चाहिए। अब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सब मेरे पास अनुभव ज्यादा है कि कम समय में आपको मैं क्या बता दूं कि आपके काम पे आ जाए। बाकी आपको हो सकता है कि एक एक चीज कंटेंट्स याद हो, लेकिन कैसे याद करना है, कहाँ पर उसकी उपयोगिता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो धारा जो 7 है वो रिलेटेड किससे है? पेनाल्टी। और पेनाल्टी किसके संबंध पे है? जो प्रोविजन सेक्शन 5 में दिया हुए है, उसका जो कोई वायलेशन करता है, कंट्रावेंशन करता है, उसके लिए जो कंसिक्वेंस भोगने पड़ेंगे, जो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, वो क्या है? शास्तियां। पेनाल्टी शब्द प्रयोग कर रहा है। अब इसमें टेक्निकल 2 चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए कि इसमें जो 5(3) है, महत्वपूर्ण चीज है कि धारा 5(3), तो 5(3) के लिए एक विशेष प्रावधान है, और 5(3) के अलावा माने 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए और आगे के लिए पेनाल्टीज के अलग प्रोविजन है। तो पहला 5(3) को छोड़ करके, और दूसरा कहता है 5(3) के लिए। आपको जो ध्यान रखना है बस, बहुत इसमें टिकना। तो यदि 5(3) की जो बात आती है वो छोड़ करके, इसका मतलब है कि वो उतने कठोर प्रकार के चीजें नहीं हैं, उसमें पेनाल्टी उतनी ज्यादा कठिन नहीं है। इसलिए लिखा गया कि यदि 5(3) को छोड़ करके, उस श्रेणी को छोड़ करके कोई कंट्रावेंशन किया जाता है, तो उसके लिए 6 माह तक का इम्प्रिजनमेंट है। अब प्रश्न ये आ जाएगा, देखिए ध्यान रखिए कि जब ये सेशन समाप्त होगा तो कुछ हमारे साथी फिर ये कहेंगे कि टाइप्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट का क्या है। भाई इसमें केवल इम्प्रिजनमेंट शब्द लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है, ना तो रिग्रेस है ना तो सिंपल है, सीधे लिखा हुआ है जो है इम्प्रिजनमेंट, कारावास। तो लिख देते कि कठोर कारावास, तो आप उसको टिक मार करके आइए, आप ढूंढिएगा कि जो एक्ट में लिखा हुआ ऑप्शन है वो कहाँ पे है। अपने से आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो इसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ है, अप टू 6 मंथ माने 6 माह तक है, अधिकतम उसकी लिमिट है। और जो फाइन है, देखिए इम्प्रिजनमेंट और फाइन
एंड नहीं, और वो जो फाइन है वो 500 रुपए तक हो सकता है। उसकी लिमिट कितनी है? 500 रुपए, अथवा दोनों। तो पहली कंडीशन इम्प्रिजनमेंट जो 6 मास तक का हो सकता है, दूसरा फाइन जो 500 रुपए तक का हो सकता है, और तीसरा ये है कि दोनों हो सकता है, दोनों को मिला करके दे दिया जाए, ठीक है ना। तो ये चीज है किसके लिए? 5-3 को छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब नेक्स्ट आती है कि 5-3 को छोड़ने के बाद शेष क्या बचे? 5-3 में क्या होगा? तो 5-3 में लिखा हुआ है कि यदि कोई 5-3 में वर्णित जो प्रकार का कंट्रावेंशन है वो करता है, तो वो क्या है? उसके लिए 3 वर्ष तक इम्प्रिजनमेंट एवं 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। एवं शब्द का मैं प्रयोग करता हूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये पेनाल्टी आप जरूर याद रखिएगा, ये आएगा। यदि मुझे लगता है कि ये टेक्निकल है, ये आ सकता है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये क्या कहता है कि जो चीजें सेक्शन 7 से बच गई हैं, कुछ चीजें बच गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? कि पेनाल्टी टू इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट एंड गिवन एनी फाइनेंशियल एड और सपोर्ट फॉर डिस्ट्रैक्शन। यदि कोई जो व्यक्ति है विच्छिन्न करने हेतु किसी को उद्दीप्त करता है, उत्प्रेरित करता है, या कोई वित्तीय सहायता प्रदान करता है या समर्थन करता है, तो उसके लिए अब जिस भी श्रेणी का वो कर रहा है, वो धारा 5 में जो वर्णित प्रकार हैं उस श्रेणी में डीम्ड टू बी, ऐसा माना जाएगा कि उस श्रेणी का वो जो है वायलेशन कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आता है कि अपराधों का जो संज्ञान है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इसको कौन कर लेगा? JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फैसला, ठीक है ना। अब न्यायिक अधिकारियों की मैं बात करूं तो मैंने 2 लोगों का नाम लिया। पहला नाम लिया मैंने डिस्ट्रिक्ट जज का, और दूसरा नाम मैंने लिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट जज का कहां पर उपयोग होगा? डिस्ट्रिक्ट जज जब आप जान गए कि धारा 4 की उपधारा 1 के तहत जब राज्य सरकार कोई आदेश जारी कर देती है तो उसकी विधिमान्यता को चुनौती देते हैं आप डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट पर, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। लेकिन यदि कोई ऑफेंस किया जा रहा है और उसका कॉग्निस लेना है, तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसका ट्रायल करेंगे। कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब ट्रायल ऑफ ऑफेंस, तो ट्रायल के संबंध में मतलब ये बताया गया है कि जो प्रोसीजर एडॉप्ट की जाएगी तो वो कौन सी होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन के संबंध में, इन्वेस्टिगेशन के संबंध में, इंक्वायरी के संबंध में, ट्रायल के संबंध में CRPC के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। किसके प्रोविजन? CRPC के, ठीक है ना। तो इसको आपको जानना है। और नेक्स्ट है धारा 11। धारा 11 ये कहती है निरसन। निरसन किसका? एक पूर्व में कोई अधिनियम था, उस अधिनियम को जो बना हुआ था उसको निरसित करने के लिए, ठीक है ना। तो जो धारा 11 है उसको लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश 1978 एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। आप कहेंगे कि धारा 11 इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि वो लिख देगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1978, तो आप जो है ये निवारण अध्यादेश को निरस्त किया गया है, ना कि एक्ट को निरस्त किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें अध्यादेश को पकड़ना है, ठीक। तो अब ये जो है लगभग सारी चीजें जिस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है वो मैंने आपको बता दी। अब जो पढ़ने का जो आपको तरीका होगा उसमें आपको सबसे पहले अधिनियम का संख्यांक क्या है ये आप पढ़ सकते हैं, जो संख्यांक 10 है। फिर आप ये पढ़ सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो अत्यावश्यक, अब हम समरी पे जा रहे हैं, समापन करते के लिए जा रहे हैं। ये जो पूरा कंटेंट्स है ये हो चुका है।
तो उद्देश्य क्या है? अति आवश्यक सेवाओं का संधारण, उसके लिए जो उपबंध करना है। दूसरा, अति आवश्यक सेवाओं के विच्छिन्न किए जाने पर शास्ति का जो प्रोविजन है उसके लिए इसमें किया गया है। और फिर उसमें जो है कौन कौन से लोग आते हैं, तो उसको हमने बताया STEOM, और फिर कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाले, वर्क चार्ज कंटेंजेंसी वाले, और जो इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक वित्तीय लाभ ले रहे हैं, वो जो किसी भी श्रेणी में किसी भी नाम से आते हैं, वो लोग महत्वपूर्ण हैं। ये चीजें आपको जानना चाहिए। फिर अति आवश्यक सेवा के लिए आपको शेड्यूल देखना चाहिए। इनकार किया है किसके लिए? उसको परिभाषा खंड में केवल दो ही चीजें ए और बी दी हुई है। तो एक में अति आवश्यक सेवा, दूसरे में इनका वर्क टू रिफ्यूजल है, रिफ्यूजल टू वर्क, इसको आपको ध्यान रखना है। और फिर जो है कि धारा 5 में ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि प्रतिषेध धारा 5 में किया जा रहा है, इसको इनकार की श्रेणी में माना जाता है। फिर धारा 4 के अधीन कौन आदेश निकालेगी? राज्य सरकार निकालेगी। राज्य सरकार जो आदेश निकालेगी उसकी अवधि कितनी रहेगी? 3 माह रहेगी। यदि एक्सटेंशन करना चाहती है तो फिर उसी ग्राउंड पर वो आगे के 3 महीने, फिर आगे के 3 महीने कर सकती है। फिर 4(1) में आपको हमने टेन्योर बता ही दिया, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अति आवश्यक सेवा में कतिपय जो क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज है कि क्या नहीं किया जाएगा, उसको धारा 5 में वर्णित किया गया है। फिर उसमें धारा 4(1) के तहत यदि आदेश को चुनौती देना है तो धारा 6 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ करनी है। फिर एक बात जो मैं आपको बताऊं, जब डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करेगा, ये आप ध्यान रखिए, तो जब स्टे या इंजंक्शन की बात आएगी तो एक्स पार्टी नहीं देगा। जब तक दूसरे पक्ष को आरडी अल्टरम पार्टम दूसरे पक्ष को भी नहीं सुन लेगा, तब तक तो वो स्टे और इंजंक्शन नहीं देगा। और ध्यान रखिए, कंट्रावेशन हमने शब्द कहा, दूसरा उसका दुष्प्रेरण और प्रयत्न, ये भी इसमें शामिल हैं। कई जगह पर हमने जो है एबेट और अटेम्प्ट को हम नहीं बता पाए, तो आप ये समझिएगा कि कंट्रावेंशन, एबेट एंड अटेम्प्ट ये भी शामिल हैं। फिर जो उकसाएगा, उद्दीपित करेगा, ये जो चीजें हैं ये भी जो शामिल हैं वो। दूसरा, धारा 5 के जो 5(3) में जो चीजें हैं दंड के संबंध में, पेनाल्टी में 5(3) को छोड़ करके, और 5(3) क्या प्रोविजन कहता है? एक में कहता है कि 6 माह तक अथवा 500 रुपए तक अथवा दोनों, और यदि 5(3) की बात आए तो 3 जो है वर्ष तक एवं 5,000 रुपए तक, इसका पेनाल्टी का जो प्रोविजन है ये महत्वपूर्ण दिया गया है। और अपराध जो है संज्ञेय होगा, ये ध्यान रखिएगा, अपराध की जो प्रकृति है वो संज्ञेय होगी, और जो अपराध का विचारण किया जाएगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो प्रोसीजर एडॉप्ट की जाएगी वो CRPC की जाएगी, और उसमें निवारण, अन्वेषण, जांच और विचारण, इन सब के लिए CRPC अप्लाई होगी। इस तरीके से लगभग मैंने जितना मुझसे प्रयास हो सका मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अब मैं नित्यानंद भाई को जो है आग्रह करूंगा कि कुछ। धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद आपका। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ लोगों के प्रश्न है सर, अगर आप अनुमति दें तो। हाँ 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 जी, गोपाल मालवी जी आप प्रश्न करें। जी सर, नमस्ते सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी ही इजी और सरल भाषा में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो ये सर इस एक्ट में, हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आवाज थोड़ा सा इसमें जो ये जो बोलिए। इसकी सर जो प्रोसेस रहेगी, तो इसमें सर ये जो CRPC की जो कुछ सेक्शन वगैरह रहेगी तो वो भी इसमें फॉलो होगी सर, लागू होगी सर? देखिए उसमें कहा कि यदि प्रिवेंटिव आपने पढ़ा, जैसे CRPC को पढ़ा, तो CRPC क्या क्या कहती है? एक तो CRPC में प्रोविजन है प्रिवेंटिव एक्शन के। जी। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपने देखा कि कोरोना काल में जो ऑर्डर निकल रहे थे तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से निकल रहे थे, जिला एवं दंडाधिकारी की हैसियत से। तो प्रिवेंटिव एक्शन हो गया।
दूसरा, इन्वेस्टिगेशन का यदि प्रोविजन है तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन है जो पुलिस करती है तो वो प्रोविजन अप्लाई करेगी। इंक्वायरी में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं यदि इंक्वायरी करना चाहें और ट्रायल करना चाहें, क्योंकि इंक्वायरी और ट्रायल ये जुडिशियल नेचर के हैं, तो इसमें जो इंक्वायरी से रिलेटेड प्रोविजन है और जो ट्रायल से रिलेटेड प्रोविजन है उसमें सीआरपीसी अप्लाई होगा। जी सर, जी ओके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जी और कोई? कमलेश बावरिया जी। जी जी कमलेश बावरिया जी बोले। कमलेश जी, वकील साहब प्रश्न करें।